नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, जिसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी भारत के इतिहास में जाना जाता है। इस आंदोलन को गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से आरंभ किया था। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से कांग्रेस ने आरंभ किया था। मूल कारणों की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो मूल कारणों में प्रमुख कारण तो अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव, और अगर इसके बीजारोपण की हम लोग बात करना चाहेंगे तो इसका बीजारोपण तभी हो गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन वायसराय ने भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, और जिसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपने द्वारा बनाई गई सरकारों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसके प्रत्युत्तर में, यहां प्रत्युत्तर शब्द हम 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके प्रत्युत्तर में 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय ने एक प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखा था। वही रटी रटाई बात, उपनिवेशवाद की बात भी उस अगस्त प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं की गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने, उस अगस्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस ने एक आंदोलन का सूत्रपात 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया, जो दिल्ली चलो सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहलाया। इसी आंदोलन में उस नारे को दोहराया गया था जिसे कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा देने के दरमियान सार्वजनिक किया था कि ना कोई भाई, ना कोई भाई और ना कोई पाई। पाई, इस आंदोलन की आवाज यही नारा बना, ना कोई भाई और ना कोई पाई। आंदोलन आरंभ हो गया, लेकिन यह 3 चरणों में संपादित हुआ, अर्थात पहली बार जब 3 चरणों में यह आंदोलन चलाया गया, पहली बार पवनार आश्रम से आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को, जो दिसंबर में जाकर समाप्त कर दिया गया। इस दरमियान हजारों की संख्या में भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, काफी व्यापक रूप से गिरफ्तारियां हुई। यह आंदोलन लगभग पूरे देश में फैला, गिरफ्तारियां व्यापक रूप से हुई, पूरे देश में यह आंदोलन अपने आप फैल गया। इस बार गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि पूरे देश में इस आंदोलन को चलाओ, गांधी जी ने बस इस आंदोलन का सुझाव दिया था, जिस सुझाव को अक्षरशः मानते हुए आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत
पवनार आश्रम से की, जो कि वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य में है। दिसंबर 1940 तक यह आंदोलन प्रथम चरण में काफी सफल रहा। उसके बाद इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। इस आंदोलन को दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1941 में आरंभ किया। फिर यह आंदोलन कुछ दिनों तक चला, 2 से 3 माह तक। उसके बाद फिर समाप्त भी कर दिया गया इसको। और तीसरे चरण में ब्रह्मदत्त ने, चूंकि परिस्थितियां बदल रही थीं, माहौल बदल रहा था, समस्याएं बदल रही थीं, तो कहीं न कहीं प्रमुख नेता उन नई नई समस्याओं को, नई नई परिस्थितियों को समझने में या उनको हल करने में व्यस्त हो गए। तो तीसरी बार ब्रह्मदत्त ने मोर्चा संभाला और उन्होंने इस आंदोलन को तीसरी बार आरंभ किया। और तीसरी बार जब इन्होंने आरंभ किया तो आंदोलन चला, बढ़िया से एकदम चलाया गया, बहुत 2-3 माह तक एकदम अपने प्रभावशाली ढंग से चला। लेकिन फिर अपने आप कहीं न कहीं अपने आप यह प्रभावहीन हो गया। यह आंदोलन प्रभावहीन हो गया। प्रभावहीन। इस प्रकार 3 चरणों में संपादित यह आंदोलन इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके 2 प्रमुख कारण थे। 2 प्रमुख कारण क्या थे? पहली बात कि कांग्रेस तो एकदम अपने रामगढ़ अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के माध्यम से यह स्पष्ट कर चुकी थी कि यदि अंग्रेजी सरकार केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन नहीं करती है, भारतीयों को शामिल करके, भारतीयों को मिलाकर, तो कांग्रेस सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं करेगी। दूसरी बात यह दर्शाना था, भारतीय जनमानस के समक्ष यह बात पुटअप करना था, कांग्रेस का पहला लक्ष्य था। दूसरी बात, अगस्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में, अगस्त प्रस्ताव में जो बातें निहित थीं उसके अनुसार ना तो उपनिवेशवाद की बात स्पष्ट कही गई थी और ना ही स्वतंत्रता की बात पूर्ण रूप से उसमें निहित थी। तो कहीं न कहीं वो जो अगस्त प्रस्ताव था वह भारतीयों के पक्ष में नहीं था, वह भारतीयों से युद्ध में सहायता लेने भर की कोशिश थी कि सहायता लेने के बाद फिर कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे का एक और प्रमुख कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हिंदुस्तान के संदर्भ में, अर्थात मान के चलें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के संदर्भ में कहीं न कहीं ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो रही थी, इसलिए उसे भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। दूसरी बात कि एक तो शत्रु पक्ष प्रबल था इस क्षेत्र में, दूसरी बात समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है भारत। एक तो बाहरी शत्रु कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में था, दूसरी बात कि भारतीयों ने भी कहीं न कहीं
अंग्रेजी सरकार का विरोध आरंभ कर दिया था बहुत पहले से, अंग्रेजी नीतियों से दुखी होकर। तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि अगर भारतीयों का सहयोग नहीं मिला तो संभव है कि भारत, जिस पर हम लोग पिछले लगभग 200 वर्षों से शासन करते आ रहे हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस बात की तीव्रता का अंदाजा आप सिर्फ एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं, जो हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे, कि चर्चिल ने कहा था कि यहां पर सारी बातें ईगो वाली हो जाती हैं, कि चर्चिल ने कहा था कि गांधी जी के संदर्भ में कि जहां पर हम पूरे विश्व में जीत रहे हैं, यह बात थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम पड़ाव की बातें, जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था या करने वाला था। तो चर्चिल ने कहा था कि जहां हम पूरे विश्व से जीतते हुए आ रहे हैं और उन परिस्थितियों में हम एक बुढ़े से कैसे पराजित हो सकते हैं, हम एक बुढ़े की बात क्यों मान सकते हैं। इस प्रकार कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार के तेवर की झलक चर्चिल के इस एकमात्र कथन से हमें देखने को मिलती है, जो हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।